मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में अपन ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। अब अपन बोर्ड आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शुंग वंश के बारे में समझा दूं। शुंग वंश वाले टॉपिक में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में इसने शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश के राजाओं में देवभूति, अग्निमित्र, भागवत आदि राजा हुए। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ का जो आचार्य बनाया, महर्षि पतंजलि को बनाया। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। शिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और इस वंश के राजाओं की विशेषता थी कि अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। ये वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा इनके काल में व्यापार वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई। इन्होंने चांदी, कांसे आदि के सिक्के चलवाए। ब्राह्मणों को ज़मीन दान देने की प्रथा, जिसको अग्रहार कहा जाता है, 1 नंबर है, महत्वपूर्ण है ये। अग्रहार की प्रथा किसने शुरू की? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू की। अग्रहार क्या था? ब्राह्मण को ज़मीन दान में दी जाती थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। इन्होंने कारले का चैत्य का निर्माण भी करवाया। कारले का चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल होता है। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है कि चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य क्या होता है? चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल है जिसकी छत खम्भों पर टिकी होती है। और कारले का चैत्य ये सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वंश में श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुआ। घटोत्कच के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने गुप्त सम्मत चलाया। 1 नंबर के प्रश्न में है कि गुप्त सम्मत किसने चलाया? गुप्त सम्मत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया 319 में। और इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसके बाद में इसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त महान प्रतापी राजा हुआ और इसने संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना अधिकार कर लिया। विदेशी शासक भी इसकी शक्ति से घबराने लगे। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यह संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसके दरबार में हरिश्चंद्र नामक एक दरबारी कवि रहता था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। 1 नंबर के प्रश्न में यही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिश्चंद्र ने लिखी। हरिश्चंद्र किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। बहुत पराक्रमी राजा हुआ। इसने विवाह संबंधों के द्वारा अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। इसने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त करके उज्जैन को राजधानी बनाया और इसके बाद अपनी बेटी प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया। तो इसकी 2 उपलब्धियां हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 उपलब्धि है। एक तो इसने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त कर उज्जैन को राजधानी बनाया, व्यापार को बढ़ाया। दूसरी, प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया और अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद कुमारगुप्त, उसका बेटा कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद में गद्दी पर बैठा स्कंदगुप्त, जिसने हुणों का आक्रमण किया। बहुत प्रजा हितैषी राजा था। अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ये राजा हुए। अब अपन इसमें सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त वंश में, गुप्त वंश के राजा वैदिक धर्म को मानने वाले थे। संस्कृत भाषा प्रमुख थी इनकी और
इस काल में अनेक साहित्यों का निर्माण हुआ। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, विज्ञान शाकुंतलम आदि लिखे गए तथा पंचतंत्र लिखा गया। रामायण महाभारत वर्तमान स्वरूप में इसी काल में आई। कला साहित्य का बहुत विकास हुआ और इसी काल में वर्तमान स्वरूप के जो मंदिर बनाने की परंपरा का विकास भी इस काल में हुआ। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, इसलिए इस काल को कला की दृष्टि से एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्तकाल का समाज, ये एक 4 नंबर में बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकाल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, हवन करना, करवाना आदि थे, दान लेना देना। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, राजस्व वसूली करना। वैश्य का काम व्यापार वाणिज्य करना, पशुपालन, कृषि आदि। और शूद्रों का काम था उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। स्त्रियों की स्थिति उस काल में अच्छी थी। धार्मिक अनुष्ठानों में महिला की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। गुप्तकाल एक उन्नत काल था। तो इस प्रकार से अपन ने गुप्तकाल के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको वर्धन वंश के बारे में बता दूं। वर्धन वंश, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश, इस वंश का पहला राजा पुष्यभूति हुआ, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। उसके बाद में राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन राजा हुए। हर्षवर्धन प्रतापी राजा हुआ और उसने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। भगवान शिव का उपासक था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसने प्रयाग में, कन्नौज में आदि धर्म सभाओं का आयोजन किया और संपूर्ण उसने अपनी कमाई जीवन भर की दान कार्यों में खर्च कर दी। तो इस प्रकार से इसको मानवतावाद का संरक्षक भी कहा जाता है राजा हर्षवर्धन को। ये वर्धन वंश का प्रतापी राजा हुआ। अपनी आमदनी का 1/4 भाग दान कार्यों में खर्च करता था ये। तो ये वर्धन वंश के बारे में है। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। इसके दरबार में बाणभट्ट आदि दरबारी कवि रहते थे, जिन्होंने कादम्बरी आदि लिखी। प्रियदर्श का रत्नावली आदि स्वमहर्ष के द्वारा लिखी गई। मयूर मातंग आदि दरबारी कवि भी इसके दरबार में रहते थे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश में 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इस वंश में प्रतापी राजा धर्मपाल हुआ। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने शिक्षण संस्थाओं को, नालंदा, बौद्ध विहार आदि शिक्षण संस्थाओं को और इनको अनुदान दिया, संरक्षण दिया। अनेक जलाशयों का निर्माण कराया। अनेक अच्छे अच्छे शिल्पी और कारीगरों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये पाल वंश के बारे में है। अपन राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, जो वातापी के चालुक्यों के यहाँ सामंत था। इस वंश में बहुत सारे राजा हुए। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर बनवाया। इस वंश में और प्रतापी राजा हुए, ध्रुव आदि हुए। अमोघ वर्ष एक राजा हुआ जो बहुत शांति प्रिय था। उसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। बाद में वातापी के चालुक्य के द्वारा ही इनका पतन कर दिया गया। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का संस्थापक था और इस वंश ने भी बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। गुर्जर प्रतिहार वंश था ये। इसके बाद अपन पल्लव वंश के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 4 नंबर में। पल्लव वंश, पल्लव वंश का पहला जो राजा हुआ वो विष्णुगुप्त हुआ। इस वंश के राजा अर्काट, तृष्णापल्ली और मद्रास के आधुनिक जिलों पर राज करते थे। इस वंश में नरसिंह वर्मा, परमेश्वर वर्मा आदि राजा हुए और इस वंश के राजाओं ने महाबलीपुरम नगर बसाया, जो 5 रथ मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। ये 4 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये दक्षिण भारत का राजवंश था चोल वंश। चोल वंश में राजन चोल प्रथम राजा हुआ। चोल वंश के राजाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इन्होंने स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया। यानी चोल साम्राज्य नाडु, कुर्रम, गांव आदि में बटे हुए थे। यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते थे और वो स्थानीय प्रशासन को संभालते थे। राजा का अंकुश उनके ऊपर नहीं के बराबर होता था।
चोल काल में कला का बहुत विकास हुआ, मंदिर निर्माण की विशेष शैली का विकास हुआ और इस काल में अनेक जलाशय और नहरों की प्रणाली का विकास हुआ। दक्षिण भारत में मंदिरों में गोपुरम बनाने की जो कला का विकास हुआ वो चोल काल में ही हुआ। तो इस प्रकार से ये चोल वंश है, दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। दक्षिण भारत के चोल वंश की स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी ये। अब अपन पढ़ते हैं, चालुक्य वंश में ज़्यादा कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम 3 विदेशी जातियों के बारे में पढ़ते हैं, शक, कुषाण और हूण। शक, कुषाण और हूण। शक, कुषाण, हूण। शक ये मध्य एशिया की जाति थी, लड़ाकू जाति थी और बर्बर जाति थी। भारत में अपना स्वराज्य स्थापित करने के लिए आई। इन्होंने हमारे भारतीय राजाओं से युद्ध किए और इस वंश का प्रतापी राजा था रुद्रदामन। बाद में इस जाति ने हमारी भारतीय धर्म संस्कृति से प्रभावित होकर के इन्होंने हमारी भारतीय धर्म संस्कृति को अपना लिया, आत्मसातीकरण कर लिया। कुषाण वंश का प्रतापी राजा था, ये भी मध्य एशिया की जाति थी और इस वंश का प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। हूण, इसका प्रतापी राजा तोरमान हुआ। इन्होंने अपने मूल धर्म को त्याग करके बाद में भारत में इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया और भारत में एक प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया, हर हर महादेव का नारा। ये तीनों जाति हमारी भारतीय धर्म संस्कृति से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने अपने मूल संस्कृति को छोड़ कर के हमारी भारतीय संस्कृति को अपना लिया और उसी में ये हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गए। तो ये अपना आखिरी टॉपिक था शक, कुषाण और हूण के बारे में। अब कुषाण वंश में एक प्रतापी राजा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजा कनिष्क। राजा कनिष्क इसने शक संवत चलाया, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत है, शक संवत 78 ईस्वी में शक संवत चलाया इसने अपने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में। और ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक उत्साही प्रचारकों को देश विदेशों में भेजा और अनेक चैत्य, मठ, स्तूप आदि का निर्माण करवाया। इसके दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष जैसे विद्वान रहते थे। अशोक के बाद में बौद्ध धर्म को उत्थान करने का श्रेय सम्राट कनिष्क को ही जाता है। तो इस प्रकार से अपने पहले पाठ में स्वर्ण भारत के इतिहास में जो मुख्य बातें हैं, मुख्य जो प्रश्न हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर अपना जो पहला पाठ है वो समाप्त हो जाता है। ये 5 नंबर का पाठ है, इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आता है और 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। इन्हीं सभी